और बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार और सख्ती लागू करने की तैयारी में है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि सोमवार से मुंबई के मॉल में जाने पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आपको जाना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट साथ होने पर ही मॉल में एंट्री मिलेगी और अगर कोई मॉल में कोरोना रिपोर्ट लेकर नहीं पहुंचता है तो वहीं पर एंटीजन टेस्ट कराना होगा और एंटीजन टेस्ट का खर्च खुद ही उठाना होगा। तो बड़ी खबर, कोरोना जांच के बाद ही अब मॉल में एंट्री मिलेगी। यानी जिस तरीके से केसेस मुंबई में या कहें पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए राज्य सरकार अब पूरी तरीके से सख्ती बढ़ाते हुए नजर आ रही है। बार बार राज्य सरकार की तरफ से ये आग्रह भी किया गया कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, नहीं तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। और ऐसे में जो अभी कदम उठाने चाहिए सरकार को, सरकार उस दिशा में आगे बढ़ते हुए और फिलहाल जो निर्देश दिए गए हैं वो ये कि मॉल में बिना रिपोर्ट, यानी आपको अपने कोरोना रिपोर्ट लेकर पहुंचना होगा, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से विवेक गुप्ता जुड़ चुके हैं और दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है। जल्दी से जरा विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, किस तरीके के निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिए गए? अर्पित, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं, उसको लेकर अब बीएमसी काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है और बीएमसी ने एक प्रपोजल बनाया है और प्रपोजल में साफ तौर पे कहा गया है कि मुंबई के जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो मॉल हो, बस स्टॉप हो या रेलवे स्टेशन हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उन जगह पर एंट्री करने के लिए हर एक इंसान को कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी। यही वजह है कि अब ये जो पूरा प्रपोजल है और प्रपोजल को पास अभी नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस प्रपोजल जो बीएमसी ने दिया है सरकार को, उसको काफी जल्द पास कर दिया जाएगा। और अमूमन जो देखा जा रहा है कि आने वाले अगले हफ्ते से जो बीएमसी का प्रपोजल है कि मॉल्स और जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे या बड़े बाजार है, वहां पर अगर कोई भी इंसान जाएगा उसे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हर हाल में रखनी होगी। तो माना जा रहा है कि ये प्रपोजल पास हो जाएगा और अगले हफ्ते के सोमवार या फिर मंगलवार से ये प्रपोजल सामने होगा। इस समय हम वर्ली के एक मॉल के बाहर खड़े हैं। देखिए, मॉल के अंदर जो जा रहे हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग तो लोगों की हो रही है, बाकायदा उनके टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं, उनको सैनिटाइजर दिया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगले हफ्ते से जब जो लोग मॉल में आएंगे उन्हें बाकायदा अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। जिन लोगों के पास नेगेटिव रिपोर्ट साथ में नहीं होगी उनको वहीं पर ऑन स्पॉट एंटीजन टेस्ट करना होगा और एंटीजन टेस्ट का खर्चा उसी आदमी या उसी शख्स को उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब विवेक रहिए जरा साथ। देखिए, तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए। कम नहीं है ये आंकड़े, पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 154 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए और इनमें भी 2,877 केवल मुंबई से सामने आए हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं और प्रियंका, देखिए ये मुंबई की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, वहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी कुछ ऐसी स्थिति है, यहां पर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहां पर किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए? बिल्कुल 600 से ज्यादा मामले हो गए हैं और ये जनवरी के बाद और कल जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, तो दिल्ली में भी धीरे धीरे मामले जो है बढ़ रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम रामाकृष्ण आश्रम मार्ग में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है। जैसे ही यहाँ पर रेड लाइट होती है, तमाम गाड़ियाँ रुकती हैं, तो तमाम लोगों की गाड़ियों के अंदर ये लोग देखते हैं। जो मास्क नहीं पहना होता उनको जो चलान है वो थमाते हैं और 2,000 रुपए का हैवी चलान है दिल्ली में। बावजूद उसके भी सड़कों पर ऐसे लोग दिख जाते हैं जो चलान नहीं पहने हुए होते। लगातार जो ऑटो में आ रहे हैं लोग या अलग अलग व्हीकल्स में आ रहे हैं, उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो मास्क पहनना जरूरी नहीं समझते और शायद यही कारण है कि दिल्ली में भी ये मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है, जो सब्जी मंडियां हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरीके से जो सिविल डिफेंस की टीम है वो जगह जगह तैनात की गई है, जिसमें 5 से 6 लोग एक टीम में ये लोग रहते हैं। और देखिए, जैसे अभी रेड लाइट हुई तो एक गाड़ी को मुस्तैदी से तमाम लोग चेक करते हैं, ऑटो के अंदर, गाड़ी के अंदर, और कोई अगर ऐसा दिखता है जिसने मास्क नहीं पहना है तो उसी वक्त उसका चालान यहाँ काटा जाता है। 2,000 रुपए का हैवी चालान दिल्ली में है और ऐसे में कई जगह इस तरीके की टीमें लगी हुई हैं। हर रोज चालान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है
कि लोग मास्क लगाने को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जी अर्पिता। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, महाराष्ट्र से कोरोना पर डराने वाली खबर इस बीच आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों का ये आंकड़ा साल 2021 में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुंबई की अगर बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 2,877 कोरोना के मरीज मिले और 8 लोगों की मौत हुई है। परभणी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू 25 मार्च तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे। नांदेड़ में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सभी धार्मिक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। धार्मिक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 3,800 मरीज सामने आए, जबकि 23 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। एक तरफ देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नेता सरेआम कोरोना नियम को तोड़ते हुए भी इस बीच दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में राजस्थान विधानसभा पहुंचे ज्यादातर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो मास्क बिना लगाए पहुंचे। जब सभी नेताओं से मास्क नहीं लगाने के बारे में न्यूज 18 ने पूछा तो सभी नेता अलग अलग बहाने गिनाने लगे। कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है। हम राजस्थान विधानसभा के सामने हैं। जागरूकता कितनी विधायकों के अंदर है, मंत्रियों के अंदर है, ये देखना जरूरी है। मास्क नहीं लगा रखा, फोन पे बात तो कर लूं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग अभी जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है। एक बात बताऊं मैं पहले आपको, एक तो नंबर बात, मैं मेरी फैमिली मेम्बर ही मानो सारे मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। आप विधायक हैं, मास्क लगाना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, ठीक ठीक ठीक। मास्क लगाते हैं तो गाड़ी में बैठता हूँ, जब नहीं लगाता। मतलब थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों के लिए ठीक रहेगा। क्या मास्क लगातार लगाना ज़रूरी है हमेशा? नहीं, लगाना ही चाहिए। मैं भी लगाता ही हूँ। आई थिंक मिसप्लेस ही हो गया, वो मिल जाएगा अभी सामने। पंजाब में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने और सख्ती करते हुए 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया है। कपूरथला में भी नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन वहां पर लोग इसका जमकर मजाक उड़ाते दिखे। कपूरथला में होटल और ढाबे रात 9 बजे के बाद भी खुले दिखाई दिए। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बावजूद वहां लोग घरों से बाहर निकले और ढाबे पर खाना खाते दिखे। तो जरा पंजाब की तस्वीरें देख लीजिए। कहने को तो नाइट कर्फ्यू है, लेकिन बावजूद इसके ढाबे खुले हुए हैं। और न सिर्फ यहाँ पर ढाबे ओपन हैं, यहाँ लोग भी पहुंच रहे हैं और बकायदा यहाँ पर भोजन किया जा रहा है। ऐसे में जब नाइट कर्फ्यू यानी रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक यहाँ कर्फ्यू है, बावजूद स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। हालांकि ये लापरवाही लोगों पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि आए दिन आप देखिए केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और इसीलिए ये नियम बनाए जा रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए ताकि ये केसेस कुछ कम हो, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। तो देखिए, केवल पंजाब और महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 607 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जबकि कोरोना से एक आदमी की मौत भी हुई है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजधानी में भी सख्ती बढ़ा दी गई। रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद लोग कोरोना के खतरे से बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी का हाल जरा देख लीजिए। कोरोना नियमों का वहां पर उल्लंघन हो रहा है, जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह हैं। ना तो 2 गज की दूरी दिख रही है और मास्क तो आप रहने ही दीजिए। तो ये तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर मंडी की है, जहां पर लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। जो अपील लोगों से की जा रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वो आपको कहीं नजर तस्वीरों में नहीं आ रहा होगा। साथ ही साथ अगर चेहरों को आप देखेंगे तो बहुत कम 1-2 चेहरे ही ऐसे होंगे जिन पर आपको गलती से मास्क दिख जाए, नहीं तो किसी के चेहरे पर यहां आपको मास्क नजर नहीं आएगा। जो ये दिखाता है कि जब जागरूकता फैलाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, ऐसे में लोग जो सड़कों पर है वो कितने जागरूक हैं, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। गाजीपुर मंडी दिल्ली की तस्वीरें, जहां से अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 600 से ज्यादा केस सामने आए हैं, नए मरीज सामने आए हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर जगहों पर, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं, लेकिन ये कदम अधूरे रहेंगे जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। वहीं दिल्ली के पहाड़गंज में भी लोग कोरोना के खतरे से अनजान नजर आए। ज्यादातर लोग बिना मास्क के बाजार में घूमते दिखे, किसी ने भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं समझी।
तो ये पहाड़गंज की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। बिना मास्क बेफिक्र होकर लोग खड़े हैं और जब उनसे सवाल पूछिए तो बहाने उनके पास इतने हैं कि उसका भी जवाब नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि उनका दम घुटता है, लोग ये कह रहे हैं कि अब कोरोना बचा ही कहां है। लेकिन ऐसे में जो आंकड़े आ रहे हैं जरा उन पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर कोरोना की सामने आ चुकी है। और ऐसे में अगर ऐसी लापरवाही बढ़ती जाएगी तो अंदाजा आप लगा सकते हैं एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति हम ही उत्पन्न करा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर लोगों के बीच फैल रही अफवाह पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया और वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। हमें निश्चित रूप से जो साइंटिफिक डाटा है उसका विश्लेषण है, उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। आपके माध्यम से हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें। नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। दोस्तों, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सबसे यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। 2 गज दूरी, मास्क बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं, रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में देसी बमों पर दिखाए गए न्यूज़ 18 के स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। चुनाव आयोग ने न्यूज़ 18 के ऑपरेशन ब्लास्ट को संज्ञान में ले लिया है। उसके बाद चुनाव आयोग ने न्यूज़ 18 की स्टिंग का संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने उप चुनाव आयुक्त संदीप जैन को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बंगाल में बन रहे अवैध देसी बमों के मामले को गहनता से उसकी जांच की जाए। न्यूज़ 18 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट में दिखाया था कि कैसे बंगाल चुनाव में देसी बम बनाने के अवैध कारखाने खुलेआम चल रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम बमों के एक अवैध कारखाने पहुंची थी, जहां देसी बम बना रहे लोगों ने बताया कि चुनाव या दंगों के वक्त उनके पास बमों के ऑर्डर आने लगते हैं। हमारे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें बंगाल में बम बनाने का कारोबार अभी भी जारी है। हिंसा तो होती है और वो ठेका देते हैं वही लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग। तो ये स्टिंग ऑपरेशन है, इस पे क्या चुनाव कार्रवाई करेगा? मुझे पता लगा है कि वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके इसकी जांच कर रहे हैं। इस मामले में हमारे मुझे नहीं पता वो आपके स्टिंग की जांच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर कर रहे हैं जी। लेकिन हमारा जो स्टिंग है सर, उसमें ये दिखाया गया कि बम बनाया जा रहा है और वो ठेका दिया जाता है। हमारे ये आपने बहुत अभी दोपहर को आपने ये बात लिख के भेजी, शिफाली जी से बात की, मैंने सुदीप जी को कहा है कि इसमें और गहनता से जाके चेक करें। क्या आप न्यूज़ 18 इंडिया का जो स्टिंग है उसको भी चाहेंगे कि वो आपके पास लाया जाए, आपके मीडिया विभाग के पास? जो अगर मीडिया विभाग उसकी ऑथेंटिसिटी स्टिंग की एस्टेब्लिश कर लेता है तो चाहे वो न्यूज़ 18 का हो या किसी भी चैनल का हो, उसकी जांच की जाएगी। तो वहां सुनील अरोड़ा जी ने कहा, अभी नीरज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अमित भी बंगाल से हैं, पुरुलिया में हैं, शायद अभी भी वहां पर भी गर्मी है, यहां पर भी गर्मी है। राजनीतिक गर्मी में ये जो बमों का अंबार है, इसको क्या चुनाव आयोग सीरियसली संज्ञान में ले रहा है? न्यूज़ 18 इंडिया के ऑपरेशन ब्लास्ट ने तो सनसनी मचा दी है, कई जगह पॉलिटिकल घमासान भी शुरू हो गए हैं नीरज, लेकिन क्या चुनाव आयोग जो है इसको गहनता से संज्ञान में लेकर
कहीं ना कहीं कंट्रोल को और सख्त करेगा? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को लेकर निर्देश दे दिया है सुदीप जैन को, जो कि बंगाल के प्रभारी हैं और चुनाव आयोग के अंदर उप चुनाव आयुक्त हैं। उन्हें कहा है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच करें। और पहला जो सवाल था आनंद, वो मालदा से जुड़ा जिक्र किया था मुख्य चुनाव आयुक्त ने। वो मालदा में इस तरह की कोई खबर आई थी, इस तरह का मामला आया था, उसमें जिले स्तर पे एक कमेटी का गठन कर दिया गया। इस मामले में सुदीप जैन ने अब तक क्या किया है, इस बारे में अब तक हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ पता चल पाएगा कि सुनील अरोड़ा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके निर्देश के बाद सुदीप जैन ने क्या रिपोर्ट मंगाई है स्थानीय प्रशासन से। क्योंकि ये बैरकपुर का मामला है, जो हमने स्टिंग दिखाया ऑपरेशन ब्लास्ट के तहत, उसमें तमाम रिपोर्ट आने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो चुनाव आयोग जो है अपने मीडिया विभाग के माध्यम से स्टिंग के वीडियो को भी मंगाएगा। वीडियो क्या वहाँ से वो मंगाता है, खुद अपना रिकॉर्ड करता है, या फिर हम लोगों से मांगता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ करता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह साफ किया कि इस तरह के तमाम जो मामले होते हैं उस पर अगर संज्ञान में आता है चुनाव आयोग के, तो वो कार्रवाई करता है। और इसीलिए इस मामले में भी सुदीप जैन को आदेश दिया उन्होंने कि गहनता से चेक करे कि क्या है पूरा मामला। नीरज, आप बने रहिए, अमित सिंह से भी पूछेंगे। लेकिन वहां पर जो ऑपरेशन ब्लास्ट में तो खुलासा ये हुआ, सबसे बड़ी बात ये थी और डराने वाली बात भी थी, चिंता का विषय भी यही था कि कहीं ना कहीं इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, संरक्षण मिल रहा है। पुलिस को, प्रशासन को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। और कुछ लोग तो इतना तक कह बैठे हमको यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर कि भाई पुलिस की गाड़ी हमें बिठाकर खुद ही ले जाती है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आनंद। तो ग्राउंड पर क्या इसका रिएक्शन रहा है? पुलिस प्रशासन क्या सख्ती करेगा? क्या चुनाव आयोग पुलिस प्रशासन से पूछेगा कि ये लोग खुलेआम यहां पर कारखाने कैसे खोलकर बम बना रहे हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पे पूछेगा आनंद, क्योंकि जिस तरीके से ये डर पॉलिटिक्स, फियर पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, और वो उसी वजह से जो है फियर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बम की फैक्ट्रियाँ चलाई जाती है। जो हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि श्याम नगर, जो कि बैरकपुर के पास है, वहाँ पर बम फैक्ट्री किस तरीके से चल रही है। और उसके बाद सीपीएम के लीडर, कांग्रेस के लीडर, बीजेपी के लीडर लगातार डिमांड कर रहे थे कि वो चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, और आखिरकार चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। और यहां तक कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा ने साफ तरीके से कहा है कि वो सुदीप जैन से बात करेंगे और उनसे जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। और जिस तरीके से हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया है कि जो वहां के जो लोकल जो बॉम्ब मेकर हैं या जो गुंडे हैं जो ये बॉम्ब बना रहे हैं इस फियर पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, वो साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि उन्हें संरक्षण यहाँ पर मिल रहा है और वो कहीं भी बम को फेंक देते हैं। ये लोगों में डर को बढ़ाने के लिए, ताकि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पर ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर हम बात तो करें है, लेकिन मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े नीरज, एक बात है कि चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है, क्योंकि उनकी निगरानी में अगर फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष और एकदम खुलेआम निडर इलेक्शंस होने हैं तो फिर ये बम बंगाल नहीं हो सकता। बिल्कुल आनंद, इस तरह से नहीं हो सकता। और क्योंकि यूपी और बिहार में जिस तरह से हाल के वर्षों में चुनावी हिंसा कम हुई है, उसके बाद बंगाल एक ऐसा प्रदेश बचता है। और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वो तमाम चुनावों को सामान्य तौर पे नहीं देखते, हर चुनाव को सामान्य तौर पे नहीं देखते। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं 8 चरणों में चुनाव कराने का जो फैसला था बंगाल में, वो कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर चुनाव आयोग ने लिया है। अब क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह के स्टिंग, इस तरह के मामले जब चुनाव आयोग के संज्ञान में आते हैं और ये आ चुका है न्यूज 18 इंडिया का मामला, तो इसके बाद उन्होंने आदेश तो दे दिया है सुदीप जैन को। अब देखना होगा कि सुदीप जैन ने अब तक इस पूरे मामले में आगे क्या किया है। लेकिन इस देखिए, चुनाव को एकदम निष्पक्ष और निडर कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, चुनाव आयोग की है। हमने तो सत्य वहां रख दिया, साक्ष्य भी रख दिया, पूरी तरह से स्टिंग ऑपरेशन कर ऑपरेशन ब्लास्ट में सब कुछ खुलासा कर दिया कि कौन क्या कर रहा है, कहां कर रहा है और किसके संरक्षण में कर रहा है। अब इसके बाद अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं करता या इसको संज्ञान में नहीं लेता, फिर जिम्मेदारी उनकी होगी कि अगर वहां पर हिंसा भड़की, बम बंगाल हो गया, तो फिर जवाबदारी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी। क्योंकि कहते हैं कि बंगाल में जब जब चुनाव होता है तब तब खून की नदियां बहती है। बंगाल में चुनाव में हिंसा उफान पर पहुंच जाता है और
चुनाव के मौसम में बमों के धमाके गूंजते रहते हैं। हकीकत में बमों के धमाके गूंजने शुरू भी हो गए हैं। हर दूसरे दिन बंगाल के अलग अलग इलाकों में देसी बम बरामद भी किए जा रहे हैं। बंगाल के इस रक्त चरित्र की एक खौफनाक तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। यह है ऑपरेशन ब्लास्ट। न्यूज़ 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जान जोखिम में डालकर आज आपको पश्चिम बंगाल में चल रही अवैध बमों की फैक्ट्रियां दिखाने जा रही है। खुफिया कैमरे में बम बनते हुए आप देखेंगे, उनका रेट सुनेंगे, कौन सा बम कितने लोगों की जान ले सकता है यह भी सुनेंगे। हम फिर बता दें, इस स्टिंग ऑपरेशन को करने का मकसद बमों के इन सौदागरों का पर्दाफाश करना है, ताकि चुनाव आयोग और सरकार वक्त रहते चुनाव में खून खराबा रोक सके और इन अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल सके। आइए चलते हैं बैरकपुर के श्याम नगर इलाके में और वहां के एक जंगल में, देखिए क्या होता है। हमारी खुफिया टीम को जानकारी मिली थी कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में धड़ल्ले से बम बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस गैर कानूनी कारोबार के शातिर खिलाड़ियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद कोलकाता से कुछ दूर श्यामनगर इलाके में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात एक ऐसे बम माफिया से हुई जो पिछले काफी वक्त से इस गोरख धंधे से जुड़ा हुआ है। हमारी टीम को श्यामनगर रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा गया। वहां हमारी मुलाकात बम माफिया के एक गुर्गे से हुई। बंगाल में फैले बम माफिया के नेटवर्क को बेनकाब करने के इरादे से निकली हमारी टीम उस गुर्गे के साथ एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। लंबा सफर तय करने के बाद बम माफिया का गुर्गा हमारी टीम को एक जंगल के अंदर ले गया। वहां पहुंचते ही हमारी टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि घने जंगल के बीच हमारी टीम बमबाजों की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में खड़ी थी। और वहां एक दो नहीं बल्कि कई बमबाज देसी बम बनाने में जुटे हुए थे। क्या हो रहा है अभी? ये हमारा बोमा बनाते थे। बम? हाँ। क्या बना रहे हैं? बोमा बोमा बम। हाँ। किसके लिए बना रहे हैं? ये पार्टी अभी जो আসছে আমাদের পার্টি আসছে ওদের জন্য আমরা বোমা বানাচ্ছি। তো कहाँ के लिए ऑर्डर मिला है ये? এটা তো অনেক দূরে দূরে অর্ডার হয়েছে। বীরভূমে আছে, তোমার বাঁকুড়া, নন্দীগ্রাম, তোমার এইদিকে কলকাতা, দমদম। इस शातिर से बात करते हुए हमें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये शख्स इस गैर कानूनी खेल का पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी है और किसी को शक ना हो, इसलिए इस शातिर ने अपने धंधे को चलाने के लिए कुछ कोड वर्ड भी रखे हुए हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं? এটা স্যার আমাদের হলো বাঙালতে বলা যায় এটা লাল মশলা সাদা মশলা। বাঙালি আমাদের বলা যায় লাল মশলা সাদা মশলা। এটা মিলিয়ে আমরা মিশিয়ে দুটো বানাই। तो ये कितना ऑर्डर मिला है आपको? এটা স্যার আমাদের অর্ডার আছে ম্যাক্সিমাম ধরে নিন আমাদের 5000 মতন অর্ডার হয়েছে। 5000 का ऑर्डर मिला है? हाँ सर। तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं सर, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের ऑर्डर आते हैं। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता तो भी? हाँ सर, हाँ सर। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे बम माफिया का गैर कानूनी कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है।
मौत के इस कारोबार के धंधे की हर हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम ने शातिर से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया तो हमारी टीम के सामने मौत के इस हथियार का रेट कार्ड भी आ गया। कितना लगभग अगर हमको ऑर्डर देना हो मान लीजिए 100 पीस का तो कितना खर्चा आएगा? 100 পিস খরচা পড়ে যাবে আপনার 2000 ধরে, যদি আপনারা জিনিসপত্র দিন। মানে জিনিসপত্র যদি আপনারা দিন। मैं समझा नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं इसे सर जी, আমাদের যদি আপনারা এই জিনিসপত্র দিলে, मतलब अगर हम सामान देंगे। হ্যাঁ 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 अच्छा, আপনাদের কম পড়বে। যদি আপনারা এই জিনিসপত্র না দেন अच्छा, তাহলে একটা মালে 2000 টাকা পড়বে। মানে এইটা একটা বানাতে গেলে 2000 টাকা পড়ে। 2000 का एक बम, 2000 रुपए का एक बम। बम माफिया के शातिर खिलाड़ियों ने अपने धंधे के लिए 2 रेट कार्ड बनाए हुए हैं। पहला, अगर ऑर्डर देने वाला बम बनाने का सामान देता है तो उससे सिर्फ बम बनाने की कीमत ली जाती है। दूसरा, वो जो सामान ना देने की सूरत यानी सामान ना देने पर बम के खरीदार से एक बम की कीमत हजारों में वसूली जाती है। ये तो बहुत महंगा पड़ेगा फिर। আমাদের नुकसान कितना करेगा? আমাদের জীবনে তো রিস্ক আছে, আমরা রিস্ক নিয়ে বানাই সব। कितना नुकसान करेगा? এটা अगर हम भीड़ पे फेंकते हैं। হ্যাঁ বুঝেছি। ক্ষতি করতে গেলে এটা এরকম আছে জিনিসটা। नहीं समझ में आया, हिंदी में बात बोलो यार, हमें नहीं समझ में आता। जैसे बोल रहे हैं सर कि अगर ये 15-20 लोग होले 4-5 जन मर जाएगा। अच्छा, और 10-12 जन घायल हो जाएगा। सुना आपने, इस शख्स के लिए किसी बेगुनाह की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, यानी किसी के जीने या मरने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे मौत के इस गोरख धंधे का ये शातिर अपने धंधे से जुड़े राज हमारी टीम के सामने खोलता जा रहा था, हमारी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। ये शातिर न सिर्फ बम बनाते हैं बल्कि उसे खरीदने वालों को फेंकने का तरीका भी बताते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर जो करना होता है तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जो अब है सामान तैयार हो चुका है। अच्छा, এটা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে, এরকম ধরে আমাদেরকে যেখানে ফেলতে হবে সেখানে টিপ লাগিয়ে ফেল দিতে হবে। नहीं समझ में आया। मतलब ये जो सामान है सर, ये रेडी हो चुका है। अच्छा, अब इसको जैसे मान लीजिए हमको 20 आदमी के भीड़ में फेंकना है तो हमको ऐसे लेके अच्छा फेंक देना है। अच्छा, वो गिरेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। बम बनाने के गैर कानूनी धंधे का ये शातिर हमारी टीम के सामने अपने धंधे के पोशीदा राज परत दर परत खोलता जा रहा था। अब बारी थी इस गैर कानूनी धंधे के एक और राज को जानने की, यानी बम के सप्लाई रूट का राज जानने की। सवाल हमने किया और इस शातिर ने उसका जवाब भी हमें दे दिया। बनाने के बाद इसको आप कैसे लेके जाते हो, सप्लाई कैसे करते हो? এটা যেরকম ধরুন हम लोग का जैसे डब्बा आता है, तो जैसे वो बड़ा बड़ा डब्बा आता है या लड्डू वाला डब्बा आता है, उसमें सजा के अच्छी तरह से बालू देकर पैक कर देते हैं। वो लोग खुद लेके चल जाते हैं। अच्छा, में फट जाए तो जो लेके जाएगा उसके फट जाएगा, मरे में मतलब आपको कहीं भेजना नहीं होता, वही लोग आते हैं? वो लोग ऑर्डर देते हैं, हम लोग का बनाने का काम है। अच्छा, क्यों जो ले जाते वो तो बता के नहीं ले जाते, इस जगह लेके जाना है, भेजने के लिए हम लोग एड्रेस नहीं बताते। वो लोग खुद आते, हम लोग दे देते। इस शातिर बमबाज का ये बयान बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस बेफिक्री से उसने ये बयान दिया था और उसकी जो हकीकत हमारे सामने थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इस जाने न कितने और ऐसे शातिरों का ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल था कि आखिर पश्चिम बंगाल में बमबाजी की इतनी वारदात होने के बावजूद ऐसे शातिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? अब इस शातिर ने हमारे सवाल का जो जवाब दिया उसे भी आप सुन लीजिए। इतने जंगल में आप लोग बनाते हो तो कहीं
कभी पुलिस वालों ने छापा वापा डाला या कहीं पता चल गया, कभी ऐसा हुआ है? छापा वापा पड़ने से क्या होता है, इधर में जो लोग का वो लोग बोल के छुड़ा देते हैं। अच्छा, तो कोई मतलब डरने वाली बात नहीं? नहीं, डरने वाली बात नहीं, बस वो पकड़ाने की डर नहीं है। हाँ। ये जो हम लोग बनाते वक्त अगर ब्लास्ट हो जाए हाँ। या आग लग जाए गरम से, तो हम लोग का जान जा सकता है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देसी बम बनाने की ऐसी कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं जब ये स्टिंग हो रहा था और जब हम आपको ये स्टिंग दिखा रहे थे, इसी में पिछले 24-48 घंटों में कम से कम 2 या 3 जगह से ऐसी वारदातें हुई हैं। एक जगह जहां बारकपुर में अर्जुन सिंह के घर के पास वहां बम फेंके गए, दूसरी जगह वहां पर कम से कम 12-15 जगहों पर ऐसे छोटी छोटी वारदातें हुई गई और वहां पर एक छोटा बच्चा, एक वृद्ध महिला समेत 3 या 4 जन वहां पर घायल हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये मुर्शिदाबाद में है, एक पूरा जार मिला है, उस जार के अंदर भर के बम है और उसको दबा के छुपाया गया था, ये बरामद हुआ है। पिछले अगर 2-3 हफ्ते पहले की बात बताऊं तो कम से कम एक साथ 200 बम मिले थे जब पुलिस ने छापेमारी की थी। फुरफुरा शरीफ में भी, वहां पर भी एक घर के पीछे बम बनाने का पूरा सामान, असला, सब कुछ मिला था। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इसको क्यों बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बातें दिल दहला देती हैं, कोई व्यक्ति वहां बैठकर कहता है मेरा काम बम बनाना है, जिसने ऑर्डर दिया है, जो बम चला रहा है वो आगे का देखे, कोई मरता है तो मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये कैसे नॉर्मल हो सकता है? बंगाल में क्या ये आम है? जी हाँ, बिल्कुल। अब ये खुद पुष्टि कर रहा है, बम बनाने वाला शख्स खुद ही पुष्टि कर रहा है कि ये आम बात है। जो बम की फैक्ट्री है वो केवल श्यामनगर में ही नहीं चला, ये केवल ट्रेलर है। और इस श्यामनगर के अलावा उस जो बम बनाने वाला शख्स है वो खुद ही बता रहा है कि झाड़ग्राम, बांकुड़ा और तमाम दूसरी जगहों, बसीरहाट, उन जगहों पर इस तरीके से बम बनाए जा रहे हैं और लगातार बनाया जा रहा है। और उसे डर किस बात का है? उसने साफ साफ अपने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कहा है कि सब कुछ सबके नज़र में होती है और इस वजह से उसे कोई डर नहीं, यानी सब कुछ सबके नज़रों में होती है, यानी पुलिस के नज़र में हर चीज़ होती है और कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए, हर कोई हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, हर कोई ये आरोप लगाता है कि ये जो है जो बम फैक्ट्री चलती है वो टीएमसी के नेताओं के सिर पर चलती है, ये आरोप लगाया जाता है। अब चुनाव, अब देखिए, और खास बात इसमें यह भी है कि जब हमारा स्टिंग ऑपरेशन ऑन ईयर हो रहा था, उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह, जहां पर ये श्यामनगर की बम फैक्ट्री है, उनके घर के पास बम चलाए जाते हैं, बम फेंके बच जाते हैं। उस वक्त अर्जुन सिंह अपने घर पे मौजूद नहीं थे आनंद, वो कहीं और थे, अपने पार्टी कार्यक्रम में बिजी थे। जैसे उन्हें मालूम चलता है वो भाग के आते हैं अपने घर, लेकिन जब वो पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे तो पुलिस वालों के सामने ही उनके गाड़ी के पास फिर बम फेंके जाते हैं। और इसमें भी देखिए ट्विस्ट, अर्जुन सिंह से कल मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि पुलिस ने अर्जुन सिंह और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया इस पूरे मामले में। तो अंदाजा लगाइए तो कि किस तरीके से जो अपराधी हैं इलाके के, जैसा उस स्टिंग में कहा गया था अमित कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, अब जो कंप्लेंट कर रहा है उसी के खिलाफ केस हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में कम से कम एक छोटी ऐसी फैक्ट्री है और बम बनाने वाले बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इतना सारा बम घेर के पड़ा हुआ है वहां पर। ये बम बंगाल से किसको गर्व हो सकता है? ये थी न्यूज़ 18 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सनसनीखेज ऑपरेशन स्टिंग, ऑपरेशन ब्लास्ट। इसकी डिटेल्स हम रख चुके हैं, चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया है। अब इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यही हमारी मुहिम है, यही हमारा आग्रह है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।